तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को दो यूजेस बता चुका था डायमेंशन एनालिसिस के, है ना। एक तो आपका कौन सा यूज था, जो हम यूनिट कन्वर्जन करते थे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और दूसरा यूज जो था वो था किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करना डायमेंशनली, है ना। अब हम तीसरा यूज पढ़ रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे टू डिराइव, थर्ड यूज जो है डायमेंशन एनालिसिस का, टू डिराइव एनी फिजिकल रिलेशन, to derive any physical relation between the quantities, between the quantities। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें कैसे रिलेशन आता है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, किससे चाहे तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, है ना। अब वो कैसे करते हैं तो हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल है, और ये आपको बताया गया है कि ये जो मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ है लैम्डा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर जो m है ये आपका मास ऑफ पार्टिकल है, और जो यहाँ पर v है ये आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस मैंने आपको थ्योरी में बताए थे, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी डायमेंशंस की, है ना। तो वहां पे मैंने आपको निकलवाया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस आपको निकलवाए हुए हैं पहले ही, ठीक। तो ये बोला गया कि लैम्डा मास पे डिपेंड करता है, जो वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल है। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पार्टिकल है सर, इसकी वेवलेंथ कैसे होगी, ये तो पार्टिकल है, वेवलेंथ तो वेव्स की होती है। तो आप चिंता मत करो, जब आपको हायर स्टडीज कराया जाएगा या फिर अभी 11th में जब आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि कोई भी पार्टिकल या वेव डुअल नेचर रखता है। तो जब पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी वेवलेंथ होती है। तो मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द पार्टिकल पे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे, और प्लैंक्स कांस्टेंट पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें जो मास और वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट पे जो डिपेंडेंसी वो कैसी है, मतलब कितनी पावर पे है। तो हमने कोई भी पावर मान ली है ए बी सी, तो आपसे बोला गया कि इनके बीच में रिलेशन निकालो, लैम्डा मास वेलोसिटी और एच। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब वो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट्स सी कैसे हम उसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोपोर्शनलिटी हटा लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, रिलेशन निकालते हैं। तो हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट हम k मान लेते हैं, और मास की पावर a मान लेते हैं, वेलोसिटी की पावर v मान लेते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर c मान लेते हैं। अगर हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लैम्डा मास वेलोसिटी और h में क्या रिलेशन है। और एक बात याद रखेंगे कि ये जो हमने कांस्टेंट लिया है बच्चों, ये आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तभी हम रिलेशन डिराइव कर पाएंगे। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो k को हमने डायमेंशन लेस मान लिया। अब हम डायमेंशंस लिखना चालू करते हैं। तो आपको लैम्डा के डायमेंशंस तो पता है बच्चों, लैम्डा के डायमेंशंस क्या होते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब यूनिट क्या हो गई, मीटर, तो एक प्रकार की लेंथ है। तो लैम्डा के जो डायमेंशंस हैं वो l होगा। मास का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, मास m, तो मास का डायमेंशन तो m हो गया सिंपली। उसके बाद फिर आपसे बोलूं कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो वो भी आपने पहले सीखा हुआ है, lt-1, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए। उसके बाद फिर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट बचता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या डायमेंशंस हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस बच्चों मैंने आपको पहले निकलवाया हुआ है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे निकाला था। तो उसकी डायमेंशंस आती थी ml2t-1, ml2t-1, है ना। ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस है। तो हम दोनों साइड, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो डायमेंशनली करेक्ट होगी। एलएचएस के जो डायमेंशन होंगे वही किसके डायमेंशन होंगे बच्चों, आरएचएस के। तो हम डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं भाई। तो डायमेंशनल इक्वेशन बनाए अगर हम, तो आप ध्यान से देखो
यहाँ पे LHS में डायमेंशन कितनी लिखेंगे बच्चों, l की पावर 1। अच्छा l की पावर 1 है, सिर्फ l है, तो m की पावर और t की पावर 0 होगी बच्चों। तो हम लैम्डा में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर m और t को लिखना तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर भी 0। तो ये आपके LHS का डायमेंशन हो गया, इक्वल्स टू। अब ये जो k है ये आपका कैसा है बच्चों, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब हम m के डायमेंशंस लिखेंगे। m का डायमेंशंस मास ही है, इसमें लेंथ और टाइम नहीं है, तो लेंथ की पावर आप 0 कर सकते हो, टाइम की पावर 0 कर सकते हो। और इन पूरे डायमेंशन में किसकी पावर आ जाएगी, जो m की पावर है, तो डायमेंशंस की पावर a हो जाएगी, क्योंकि मास की पावर a है। फिर ऐसे ही आप वेलोसिटी का लिखेंगे, तो वेलोसिटी में l t माइनस 1 है, मास नहीं है तो मास की पावर 0 हो गई। और इस पूरे की पावर, वेलोसिटी की पावर कितनी है बच्चों, b है, तो b लिख लिया हमने। फिर वैसे ही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन ml2t माइनस 1, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, c। तो हम इसको फिर से करते हैं, m0 l t0 इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर को अंदर ले लेते हैं तो मास की पावर आ जाएगी a, l की पावर 0 इंटू ए तो 0 ही रहेगी, t की पावर 0 इंटू ए तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपका ये m की पावर 0 इंटू बी तो 0 रहेगा, l की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों b, और t की पावर हो जाएगी माइनस बी, माइनस 1 इंटू बी तो माइनस बी। उसके बाद इसमें m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर माइनस c, इस तरीके से आप लिख लोगे। अब जो सेम बेस वाले हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दो, वो तो ऐड होंगे है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो LHS में लिख लेते हैं m की पावर 0 l t की पावर 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे c है, तो m की पावर a प्लस 0 प्लस c, तो m की पावर हो जाएगी सिंपली a प्लस c, है ना। ये तो आप मैथ्स जानते होंगे, m की पावर यहाँ a है, m की पावर 0 है, m की पावर c है, तो m की पावर क्या हो जाएगी a प्लस 0 प्लस c, तो उसको आप a प्लस c लिख सकते हो। फिर l के लिए हम लिखेंगे, तो l की पावर 0 प्लस b प्लस 2c, तो 0 हट जाएगा, b प्लस 2c आ जाएगा। फिर वैसे ही आप t की पावर लिखेंगे, तो यहाँ t की पावर 0 है, यहाँ पे माइनस b है और यहाँ माइनस c है, तो t की पावर माइनस b माइनस c, ये हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इतना आपका आ गया है। अब देखो, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता है कि LHS के जो डायमेंशन है वही RHS के होंगे, तो LHS में जो m की पावर है वही RHS में m की पावर होनी चाहिए, LHS में जो l की पावर है वही RHS में l की पावर होनी चाहिए, और t की पावर जो LHS में है वही RHS में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। आप दोनों साइड से डायमेंशंस को कंपेयर करो भाई, कितना आएगा, यहाँ से m की पावर a प्लस सी है, तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, LHS में क्या है m की पावर 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे ही l की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों, b प्लस 2c, तो b प्लस 2c की वैल्यू LHS में l की पावर क्या है बच्चों 1, तो कंपेयर कर लिया हमने, b प्लस 2c की वैल्यू 1 हो जाएगी। और वैसे ही माइनस बी, टी की पावर माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, LHS में वो वैल्यू क्या है, टी की पावर बच्चों 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन आ गई तो हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेंगे ए बी सी की वैल्यू। तो आप ध्यान से देखो, तो यहां से देखिए, यहां से जो आपकी वैल्यू है सी की, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सी को इधर ले आओ, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। अब यहाँ से सी की वैल्यू माइनस बी है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस बी पुट करो आप, तो ये कितना हो जाएगा बी, और सी की जगह माइनस बी पुट करोगे तो ये -2b, है ना बच्चों। सी की जगह आप माइनस बी पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा -2b इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, b माइनस 2b कितना हो जाएगा, b माइनस 2b माइनस b हो जाएगा, और इक्वल्स टू इस साइड 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ से आप देखो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो आपको b की वैल्यू मिल गई। अब जैसी b की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी b की वैल्यू यहाँ पे -1 मिलेगी, है ना बच्चों। माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, तो b की वैल्यू जो है
वो -1 हो जाएगी। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो -1, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो c की वैल्यू -b और b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो c की वैल्यू आपको आ गई 1, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू 1 है, तो a प्लस c और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू आ गई -1, तो आपकी a की वैल्यू हो गई बच्चों -1। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको a की वैल्यू मिल गई -1, b की वैल्यू मिल गई -1 और c की वैल्यू मिल गई बच्चों 1। c की वैल्यू कितनी मिल गई 1। इस तरीके से आपको तीनों वैल्यू मिल गई, c की, a की और b की। अब ये वैल्यूज को आप वापस रखो जो आपने रिलेशन बनाया था, वहां पे आप पुट कर दें इस वैल्यू को। तो आपने क्या रिलेशन बनाया था बच्चों, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के इंटू एम की पावर ए, और m की पावर a बच्चों, तो m की पावर a कितनी है -1। फिर b की पावर जो है v की पावर b है, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, और h प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी पावर c है और c की पावर है +1, और जो माइनस वाले 1 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू k इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये रिलेशन मिल गया किसमें, आपका लैम्डा, मास, वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट में। तो दिस इज योर आंसर, है ना बच्चों। बाद में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 12th क्लास में, या फिर अभी सर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, तो जब आप इसमें थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे ये जो k की वैल्यू है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो लैम्डा एक्चुअली में जो फॉर्मूला एक्चुअल में फॉर्मूला है वो मास इंटू वेलोसिटी है। लेकिन इस कांस्टेंट के बारे में कौन नहीं बता पाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये इसका लिमिटेशन है कि हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं पता चलता। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें प्रॉपर थ्योरी पे जाना पड़ेगा। जब हम वो थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको रिलेशन चाहिए तो वो रिलेशन बता सकता है कौन, मतलब आप बिना थ्योरी के रिलेशन को ड्राइव कर सकते हो। अगर आपका कांस्टेंट नहीं पता है, सिर्फ आपको रिलेशन निकालना है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, है ना बच्चों। और ड्राइव क्या किया आपने, रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। तो ये हमारा रिलेशन, ड्राइव रिलेशन पर एक न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, सपोज दैट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार देख लीजिए। ऐसे रिजिड सपोर्ट से आपका बच्चों एक स्ट्रिंग लगी रहती है, उससे एक स्फेरिकल शेप का एक छोटा सा पार्टिकल लटका हुआ होता है, उसको हम बॉब बोलते हैं ना। और इस बॉब का मास m होता है, और जब आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ले जाके रिलीज कर देते हो तो ये ऐसे जाकर ऐसे आता है, फिर वापस आता है ऐसे। तो ये वन कंप्लीट जो ऑसिलेशन करता है उसमें जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कैपिटल T बोलते हैं ना बच्चों। तो ये पेंडुलम जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जहां से चलता है वापस घूम के वहीं आ जाता है, तो उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड, है ना। अब ये आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है ये मास पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है जो स्ट्रिंग की लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है, कितनी पावर्स में करता है ये नहीं पता अपन को, इसलिए हम इसकी पावर m की पावर a मान लेंगे, l की पावर b मान लेंगे और g की पावर c मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू जैसा करते हैं कांस्टेंट ले लेंगे k, और m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। और ये जो k है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना बच्चों। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो हम सबके डायमेंशंस लिख लेते हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम है तो t ही होगा, और इसमें m और l होगा नहीं तो m की पावर 0 लिख लेते हैं, l की पावर 0 लिखते हैं। तो हमने ये LHS के डायमेंशन लिख लिए।
फिर हम आरएचएस के देखें तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे नहीं। मास है तो मास की डायमेंशन हो जाएगी बच्चों m, और इसमें l और t नहीं है तो l की पावर 0, t की पावर 0, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों a। वैसे लेंथ की डायमेंशन तो l ही होगी, इसमें m नहीं होगा तो m की पावर 0 हो जाएगी, t नहीं होगा t की पावर 0 हो जाएगी, और इस पूरे की पावर हो जाएगी b, क्योंकि l की पावर b है। वैसे g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस 2, इसमें मास नहीं आएगा इसलिए m की पावर 0 हो जाएगी, और इस पूरे की पावर c। अब हम ओपन कर लेते थे ब्रैकेट, तो m की पावर a हो जाएगी, l की पावर 0, t की पावर 0। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर 0, और फिर यहाँ पे हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर c और t की पावर -2c। फिर आप देखो जो सेम बेस वाले हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दो तो a प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो a ही बचेगा, और l की पावर देखो तो l की पावर 0 प्लस b प्लस c, तो ये बचेगा b प्लस c, और t की पावर देखो बच्चों यहाँ 0 0 और ये -2c, तो यहाँ पे -2c। तो ये आपका डायमेंशन बचा। अब देखो अगर इस इक्वेशन को करेक्ट होना है तो LHS और RHS में दोनों साइड डायमेंशंस कैसे होने चाहिए बच्चों सेम, तो हम लिखेंगे वापस से ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड, दोनों साइड पे आप कंपेयर करो डायमेंशंस। तो देखो a की यहाँ पे RHS में m की पावर a है और LHS में m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, तो एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकल आई। फिर हमारा जो l है वो कितना हो जाएगा बच्चों, l की पावर है b प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे l की पावर 0 है तो b की वैल्यू हो गई -c। अब हमें c चाहिए तो b निकल आएगा, तो देखो c के लिए t की पावर देखो तो t की पावर है RHS में -2c और इज इक्वल्स टू आपका LHS में t की पावर है 1, तो यहाँ से अगर आप देखें तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो c की वैल्यू -1/2 है तो b की वैल्यू -c है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगी। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू m की पावर तो बच्चों 0 हो गई, l की पावर b की वैल्यू है 1/2 और g की पावर c और c की वैल्यू है -1/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखो t m की पावर 0 तो 1 होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कांस्टेंट k और l को लिख सकते हो 1/2 को √l और ये 1/√g, तो आप टोटल रूट क्या लिख सकते हो बच्चों l/g, है ना। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, एक्सप्रेशन बन गया किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बन गया, t इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट इनटू √l/g। और देखो ये जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मतलब इस बॉब का मास आपका कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम पीरियड तो यही रहेगा, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। और जब हम एसएचएम में पढ़ेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाए, ये इसका लिमिटेशन है, लेकिन जब हम थ्योरी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको निकलता हुआ मिलेगा। इस k की वैल्यू आती है 2π, तो जो रियल फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होता है 2π√L/g। तो अभी k 2π कैसे आया इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम इसके थ्योरी पे जाएंगे, एसएचएम पढ़ेंगे, एंगुलर एसएचएम खास करके, तब आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा कि ये 2π कैसे आता है। ठीक, तो आई होप आपको डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फॉर्मूले डिराइव करते हैं अगर आपको डिपेंडेंसी दी गई है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। देखिए बच्चों, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दिया है आपको रिलेशन ड्राइव करने के लिए, तो इसको हम करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं हम। द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस ईटा डिपेंड्स ऑन मास, इफेक्टिव डायमीटर और मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द ईटा विस्कोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल, है ना। और ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपको पहले मैंने उसके डायमेंशंस निकलवाए थे, है ना, तो आप पहले के लेक्चर्स में देख सकते हो वो। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल है आपके मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे, इफेक्टिव डायमीटर पर
मतलब डायमीटर को हमने d से ले लिया और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स को v ले लिया। अब हमें पावर नहीं पता तो इसकी पावर a ले लेते हैं, इसकी पावर b ले लेते हैं और इसकी पावर c ले लेते हैं। फिर हम लिखेंगे तो ईटा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एम ए डी की पावर b और v की पावर c। और ये आपको पता ही है, जैसा कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, ये मैं पहले जो डायमेंशन एनालिसिस के लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ, है ना, तो वहां से आप देख सकते हो। और याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके डायमेंशंस होते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से m l की पावर -1 t की पावर -1, है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस हो गए। अब k का डायमेंशन होगा नहीं तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे मास है तो मास का डायमेंशन तो बेटा m ही होगा, और सिर्फ m है तो l और t की पावर क्या होगी बच्चों 0, और m की पावर a है तो इस पूरे की पावर a लिखना पड़ेगा। d डायमीटर है मतलब लेंथ है तो l होगा, m होगा नहीं तो m की पावर 0 t की पावर 0, और इसकी पावर b है तो इस पूरे की पावर हमें b लिखनी पड़ेगी। और वेलोसिटी स्पीड, स्पीड क्या होता है बच्चों l t -1, और इसमें मास नहीं आएगा तो मास की पावर 0 और इस पूरे की पावर c। अब हम इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0, फिर यहाँ पे इंटू b से मल्टीप्लाई करें तो m की पावर 0 l की पावर b t की पावर 0, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें c से तो m की पावर 0 l की पावर c t की पावर -c। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग सेम बेस वालों को ऐड कर लेते हैं तो m की पावर a यहाँ पे 0 तो a प्लस 0 प्लस 0 तो ये m की पावर a ही आएगा। l की पावर 0 प्लस b प्लस c तो l की पावर हो गई b प्लस c, और t की पावर देखो बच्चों 0 0 माइनस c तो ये केवल बचेगा -c। तो ये हमारा RHS का डायमेंशन आ गया, और ml -1 t -1 ये LHS का डायमेंशन है। अब क्योंकि एक क्वेश्चन सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमारा जो LHS और RHS का है उसका सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस, है ना, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड। तो हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, a की वैल्यू यहाँ पे RHS में m की पावर a है तो LHS में m की पावर क्या है बच्चों 1, तो a की वैल्यू 1 मिल गई। फिर देखो हम यहाँ पे b प्लस सी लें तो b प्लस सी है l की पावर RHS में, और यहाँ पे l की पावर क्या है बच्चों -1 तो ये -1 हो गया। उसके बाद फिर हम t की पावर्स को कंपेयर करें तो LHS में t की पावर -1 है और इसमें -c है तो -c इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो c की वैल्यू 1 आ गई, आपकी a की वैल्यू 1 आ गई। इसको और सॉल्व करोगे ये c की वैल्यू आप 1 यहाँ ऊपर डालो बच्चों, c की वैल्यू 1 डालोगे और यहाँ ले जाओगे तो -1 आएगा तो b की वैल्यू -2 आ जाएगा। मतलब हमें b की वैल्यू भी मिल गई। b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों -2, आपको a की वैल्यू मिल गई कितनी 1, और c की वैल्यू भी मिल गई बच्चों 1। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दो तो आपको ईटा मिल जाएगा। तो ईटा इज इक्वल्स टू के डायमेंशनलेस m की पावर a तो m की पावर तो 1 है, d की पावर b की वैल्यू जो है वो -2 है तो -2 रख देंगे, और v c की वैल्यू भी 1 है। तो आप यहाँ से देखो बच्चों आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल्स टू के टाइम्स m और v तो ऊपर रहेगा और डिवाइड बाई -2 वाली पावर नीचे आ जाएगा तो d स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू मास इनटू स्पीड अपॉन डायमीटर का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखो बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखें। द टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक स्मॉल ड्रॉप है उसका टाइम पीरियड टी है, ड्यू टू सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रेडियस एंड सरफेस टेंशन। मतलब उसका टाइम पीरियड जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है ना बच्चों। एंड द रिलेशन इज, तो आपको बताना है टाइम पीरियड डेंसिटी रेडियस और सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या है। तो आपके लिए आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और
अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है टी, वो प्रोपोर्शनल है किस किस के, डेंसिटी, रेडियस और सरफेस टेंशन। या फिर हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के टाइम्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू डेंसिटी इनटू रेडियस इनटू सरफेस टेंशन। बट हमें ये नहीं पता कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, पावर कितनी है। तो रो की पावर ए मान लेते हैं, आर की पावर बी मान लेते हैं और एस की पावर हम सी मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे ए, बी और सी। अब हम इसको डायमेंशन लिखते हैं। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड ही, तो कैपिटल टी आ जाएगा। इसमें एम और एल है नहीं, तो एम और एल की पावर हम क्या ले सकते हैं, जीरो। के तो आपका डायमेंशन लेस है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं बच्चों। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा है ना। डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको पता है एम एल माइनस थ्री, डेंसिटी का डायमेंशन मैंने पहले निकलवाया है और उसकी पावर ए मल्टीप्लाई होगी। तो मैं डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ, है ना बच्चों। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो क्या लिखेंगे, एम एल माइनस थ्री होता है लेकिन पावर ए है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एम की पावर ए, एल की पावर माइनस थ्री ए। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ होता है और लेंथ की पावर क्या है, रेडियस की पावर बी है तो लेंथ की पावर भी बी होगी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। वैसी सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो होता है ना बच्चों, वो मैंने आपको निकलवाया हुआ था पहले, है ना। तो आप वहां पे जब मैंने आपको डायमेंशन का चार्ट बनवाया था तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख के बता ही देता हूँ। तो एम टी माइनस टू होता है लेकिन उसकी पावर सी है, तो एम की पावर सी, टी माइनस टू सी, टू इंटू सी हो जाएगा तो टू सी हो जाएगा। तो ये आपके डायमेंशन आ गए किसके बच्चों, सरफेस टेंशन के। अब इसको और लिख लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी और आर एच एस में डायमेंशन। अब जो सेम बेस वाले हैं उनकी पावर स्क्वायर कर दो, तो m की पावर हो जाएगी a प्लस सी, b तो है नहीं, c है। और यहाँ पे l की पावर माइनस थ्री ए प्लस बी, है ना। तो l की पावर हो जाएगी माइनस थ्री ए प्लस बी और t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, t की पावर माइनस टू सी रहेगी। बस ये हो गया आपका। अब आपको कंपेयरिंग करना है, तो ऑन कंपेयरिंग अगर ये क्वेश्चन सही है तो डायमेंशन भी सेम होंगे। तो हम ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं, आपका a प्लस सी जो है वो जीरो के बराबर है। मतलब यहां से ये समझ में आया कि a इक्वल्स टू माइनस सी है ना बच्चों। फिर आपका सेकंड l को कंपेयर करो, तो माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो माइनस थ्री ए प्लस बी भी किसके बराबर है बच्चों, जीरो के बराबर है। उसके बाद t की पावर करो तो माइनस टू सी इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे एलएचएस में टाइम का जो पावर है वो कितना है बच्चों, वन। तो यहाँ से c की वैल्यू तो निकल आएगी, c की वैल्यू आई माइनस वन बाई टू। तो देखो बच्चों हमें c की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, माइनस वन बाई टू। और अगर c की वैल्यू मिल गई है तो a की वैल्यू मिल गई, क्योंकि a इक्वल्स टू माइनस सी है, तो माइनस टाइम्स वन बाई टू, तो a की वैल्यू हो गई वन बाई टू। तो हमें a भी मिल गया, हमें c भी मिल गया। अब हमें b चाहिए, तो a की वैल्यू वन बाई टू डालो इस इक्वेशन में बच्चों। तो a की वैल्यू वन बाई टू डालोगे तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस b इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप b निकालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू, उस साइड जाएगा तो प्लस थ्री बाई टू। तो b की वैल्यू भी मिल गई हमें, b की वैल्यू है बच्चों कितनी, थ्री बाई टू। तो आई होप हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम किस में पुट कर देते हैं बच्चों, ऊपर। तो आपका जो ये टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, क्योंकि ऑप्शन प्रोपोर्शनल में है इसलिए मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी में लिख रहा हूँ। तो रो की पावर ए की वैल्यू बच्चों वन बाई टू है। फिर आपका आर की पावर बी की वैल्यू बच्चों थ्री बाई टू है। और यहाँ पे सी, तो सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस वन बाई टू। तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। अब आप ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू रो वन बाई टू आर थ्री बाई टू डिवाइड बाई, और यहाँ पे s को नीचे ले जाओ तो s की पावर वन बाई टू हो जाएगी ना, माइनस में तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो t प्रोपोर्शनल टू, तीनों में से वन बाई टू की पावर कॉमन आ जाएगी, तो रो बचेगा, यहाँ आर क्यूब बचेगा बच्चों, यहाँ पे s बचेगा और इस पूरे की पावर वन बाई टू बचेगी। तो दिस इज अवर आंसर। और ये आंसर कौन से ऑप्शन से मैच करता है, तो ए ऑप्शन से मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ए। तो आई होप आपको क्लियर होगा
कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a gas bubble from an explosion underwater depends on static pressure, density of water and the total energy of explosion. Using the method of dimensions, derive the expression for time period. तो हमें रिलेशन निकालना टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इन चीजों पे डिपेंड करता है ना, बाकी एक्सप्लोजन क्या है, अंडर वाटर क्या है, ये तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इन चीजों पे डिपेंड करता है, प्रेशर पर, डेंसिटी पर और एक्सप्लोजन पर। तो हमें तो रिलेशन निकालना है, तो हम जल्दी से इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो बच्चों आपको क्या बोला गया है, जो टाइम पीरियड ऑफ बबल है एक्सप्लोजन के दौरान, उसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये पता ही चल रहा है कि वो तीन चीजों के प्रोपोर्शनल है। एक स्टैटिक प्रेशर, दूसरा आपका डेंसिटी दैट इज रो, और तीसरा आपकी एनर्जी। लेकिन कितने पावर पे ये नहीं पता, तो हम ए बी सी ले लेते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालना है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, प्रेशर की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और एनर्जी की पावर सी। अब हम सबके डायमेंशंस जानते हैं तो हम लिख लेंगे। तो मैं जल्दी से आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ। इसमें टाइम पीरियड है तो टाइम ही होगा, तो m की पावर 0, l की पावर 0, टाइम की पावर 1 हो जाएगा। तो ये m0 l0 t, ये टाइम पीरियड का डायमेंशन हो गया। डायमेंशन लेस कांस्टेंट है के, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। प्रेशर, तो बच्चों प्रेशर का डायमेंशन आप लोग जानते हो, मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, है ना। तो उसका डायमेंशन लिखेंगे m l माइनस 1 और t माइनस 2, ये आपका प्रेशर होता है। और मैं डायरेक्टली a का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि प्रेशर की पावर a है। तो m की पावर a, l की पावर -1 होता है तो -b हो जाएगा बच्चों, और आपका t की पावर -2 होता है तो -2, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया है, इसको फिर से लिख देता हूँ। आपका जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वो होता है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा मैंने ए बी सी ऐसे मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं लिखते। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t की पावर 1, ठीक। और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, हम पूरा पूरा लिख लेते हैं। प्रेशर की डायमेंशन होती है बच्चों कितना, m l माइनस 1 t माइनस 2, है ना, ये हम निकाल चुके हैं। और इसकी पावर a होगी क्योंकि यहाँ पे पावर a है। फिर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, तो m l माइनस 3 होता है और उसकी पावर यहाँ पे b है तो b हो जाएगा। और एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाता है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, सी हो जाएगी। अब हम सब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर -2a, वैसी एम की पावर बी, इसको अगर लिखेंगे हम एल की पावर -3b, और वैसे ही हम इसको लिखेंगे तो m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -2c, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग सेम बेस वाले की पावर्स को ऐड कर दो, तो ये m की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, तो m की पावर a प्लस बी प्लस सी हो गया क्योंकि तीनों में आ रहा है। l की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से -a, यहाँ से -3b और यहाँ से +2c, ये l की पावर हो गई। टाइम की पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ से -2a और यहाँ से -2c, तो ये आपका टाइम की पावर हो गई। और LHS में हमारा m0 l0 t तो चल ही रहा है ना, तो उसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, तो अब हम कंपेयर करना है जैसा हम करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग के बाद हम लिख सकते हैं कि जो LHS में l की पावर m की पावर है वही किसके बराबर होना चाहिए, LHS के m के पावर की। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम l की पावर को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -a -3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू, ये भी 0 है LHS में, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और वैसे ही आपकी -2a -2c इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब बच्चों देखो, इसमें ये इक्वेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और लीनियर इक्वेशंस को आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मैथ्स में आप ऐसा काम बहुत बार कर चुके हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। तो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपको उससे भी आसान तरीका आता है तो आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा।
जैसे पहले मैं यहाँ से b को एलिमिनेट कर लेता हूँ, तो b को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो देखो कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करने से 3 से, तो ये आएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, और इक्वेशन 2 को वैसा ही लिख लेता हूँ, जैसी इक्वेशन 2 है उसको ज्यों का त्यों लिख लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा, -a माइनस 3b और प्लस 2c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 3a माइनस a तो ये बचेगा 2a और प्लस 3c प्लस 2c तो ये हो जाएगा 5c इज इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल गई, है ना बच्चों। अब देखो ये इक्वेशन नंबर जैसे ही आपको 4 मिलती है तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ये a और c की इक्वेशन है और a और c की इक्वेशन थर्ड वाली है, तो इन दोनों को लिख लो आप। तो अगर मैं इक्वेशन 4 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड लिखूं तो वो क्या है बच्चों, आपका थर्ड नंबर की इक्वेशन वो है -2a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को फिर से आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 2a कैंसिल, 5 माइनस 2c मतलब ये बचेगा 3c इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1। तो यहाँ से बच्चों आपको c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल्स टू 1/3। अब जैसी c की वैल्यू मिली, इस c की वैल्यू को आप किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में, या थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, 2a प्लस 5c, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो आप c की वैल्यू जो है वो है आपकी 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3, है ना। 5 इंटू सी तो 5 इंटू 1/3 5/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो आप यहां से निकालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 5/3 उधर माइनस में हो जाएगा और t नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा -5/6। तो आपको a की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/6। अब a और c की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप b की वैल्यू बहुत आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 से कैलकुलेट कर लो, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं b की वैल्यू। तो a की वैल्यू है -5/6 प्लस b निकालना है, और c की वैल्यू है प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब -5/6 और 1/3 का एलसीएम लोगे आप, तो ये आपको कितना मिलेगा बच्चों, लेके आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चों, 2। तो -5 और कितना बच्चों, -5, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दोनों को पहले उधर ले जाओ, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5/6 माइनस 1/3, 5/6 माइनस 1/3, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा, ये तो आपको पता है। ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/6, तो b की वैल्यू हो गई 1/2। तो आपको b की वैल्यू मिली 1/2। तो आपके पास a की वैल्यू भी है -5/6, c की वैल्यू भी है 1/3, और आपके पास b की वैल्यू भी है 1/2। अब ये सारी वैल्यूज आप उसमें पुट कर दो, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों कितना आएगा, k p प्रेशर की पावर a की वैल्यू है -5/6 इंटू रो डेंसिटी, डेंसिटी की पावर b है, और b की वैल्यू है बच्चों कितना, 1/2, तो ये 1/2 लिख देते हैं। और E एनर्जी की पावर C है, और C की पावर कितनी है बच्चों, 1/3। तो टाइम पीरियड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, K टाइम्स रो को तो आप ऐसा लिख सकते हो रूट रो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना बच्चों, तो इसको रूट रो लिख सकते हो। और 1/3 क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ एनर्जी डिवाइड बाई ये 5/6 नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर की पावर 5/6। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, डेंसिटी, एनर्जी एंड प्रेशर, है ना। तो आई होप आपको ये रिलेशन बिल्कुल क्लियर होगा।
कि हमने कैसे निकाला है। ठीक, इसमें कुछ नहीं किया बच्चों, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ा दी थी। तो कैलकुलेशन ही बढ़ सकता है, कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नया नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज तो वैसा ही रहेगा सवाल, सिर्फ आपको क्या बढ़ा के दे देंगे, कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो घबराना नहीं, आपको अगर कैलकुलेशन बढ़ा दे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। अगर आप इससे भी आसान तरीका जानते हो इन इक्वेशन को सॉल्व करके करने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, है ना, अगर आपने मैथ्स में सीखा है। और फाइनल आंसर आपके सामने, इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इट इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना। तो इसको अपने से आप सॉल्व कर लेना एक बार। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू डिराइव द रिलेशन वाली एप्लीकेशन से। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज g की पावर x, c की पावर y, h की पावर z, where g, c, h are universal gravitational constant, speed of light and Planck's constant respectively। मतलब g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आपको फाइंड करना है x, y, z की वैल्यू। अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार g, c और h तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं, जबकि लेंथ फंडामेंटल है। तो लेंथ को जी, सी और एच के टर्म्स में क्यों एक्सप्रेस करेंगे हम। तो ऐसा ख्याल आप मन में मत लाइए, है ना। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाना चालू किया था, या जब मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि वो ड्राइव क्वांटिटीज जो है, वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हमने डिफाइन की हैं, वो हमने अपने सहूलियत के लिए डिफाइन की थी। मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं, तो बाकी की सारी यूनिट्स हम बहुत आसानी से डिराइव कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इसलिए हमने ऐसा किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो सब उन साइंटिस्टों ने चूज किया है। अगर वो उसकी जगह कोई दूसरी क्वांटिटी को चूज करते तो वो फंडामेंटल हो जाती। तो वो फंडामेंटल स्टैंडर्ड है, ऐसा हम मानते हैं, ताकि सारी दुनिया एक जैसी चीज माने। लेकिन सोचो, अगर उस जमाने में जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिसाइड किया जा रहा था कि ये फंडामेंटल है, उस समय अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को, स्पीड ऑफ लाइट सी को और एच को फंडामेंटल मान लेते, तो फिर ये फंडामेंटल हो जाती। तो इनके टर्म्स में फिर जो लेंथ होती, वो लेंथ को जब हम डिराइव करते, तो लेंथ आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाती। तो ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, जिसके टर्म्स में दिया उनको फंडामेंटल मान लो। जी, सी और एच फंडामेंटल है, और लेंथ को आपको उनके टर्म्स में क्या करना है बच्चों, डिराइव करना है। ये डिराइव क्वांटिटी है, तो लेंथ को किस किस के टर्म्स में लिखना है, जी के, सी के और एच के। और घबराने की जरूरत है नहीं, लेंथ को इनके टर्म्स में लिखना है। आपको सिंपली जो एनालिसिस हम अभी तक लगा रहे थे वो एनालिसिस लगाना है, और एक्स और वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जल्दी से देख लो आप। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, लेंथ को किस किस के टर्म्स में डिफाइन किया गया है बच्चों। तो लेंथ जो है, लेंथ के डायमेंशंस आपको बोल दिए गए हैं, क्या है कि g की पावर x और c की पावर y और h की पावर z। तो आपको x, y, z की वैल्यू निकालोगे तो l के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे, किसके टर्म्स में, g, c और h। अगर g, c, h को हम फंडामेंटल मान रहे हैं और l को डिराइव मान रहे हैं, तो l की वैल्यू हमें g, c, h के टर्म्स में मिल जाएगी। और उसके डायमेंशंस निकालने के लिए हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जो हम अप्रोच अभी तक लगाते आ रहे थे वो लगा देंगे। l के डायमेंशंस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, l के डायमेंशंस को, तो आप l के डायमेंशंस को लिख सकते हो बच्चों कितना, देखो l तो लेंथ है, तो लेंथ जो होगी आपकी उसकी l की पावर 1, और बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, m की पावर 0, t की पावर 0। तो हमने LHS का डायमेंशन लिख दिया। वैसे अगर ये डायमेंशन इक्वल है तो RHS के डायमेंशन लिख लो। तो g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g के डायमेंशंस होते हैं m की पावर -1, ये मैं पहले निकलवा चुका हूँ MLT के टर्म्स में, l की पावर 3, t की पावर -2, क्योंकि हमें x, y, z की वैल्यू चाहिए। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, x। फिर वैसे ही आपका c जो है वो स्पीड है, स्पीड की आप जानते हो LT-1 हो जाएगा, और उसकी पावर y हो जाएगी। और h जो है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का मैंने आपको डायमेंशंस निकलवाया हुआ है, ML2T-1 है ना बच्चों, ये मैंने आपको निकलवाया था ML2T-1। तो ये इसकी पावर हो गई z। अब हम पावर स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसकी पावर है m की पावर माइनस, हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, -x, l की पावर 3x, t की पावर -2x। वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं l की पावर y, t की पावर -y, और यहाँ पे लिख लेते हैं m की पावर z,
एल की पावर 2z और टी की पावर -z, है ना बच्चों। अब इसको आप पावर्स को ऐड कर लो सेम बेस वाली क्वांटिटीज के लिए। तो हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, m की पावर मिल जाएगी -x और +z, है ना बच्चों। l की पावर मिल जाएगी 3x + y और यहाँ पे +2z और टाइम की पावर मिल जाएगी -2x और -z, है ना बच्चों। -2x और यहाँ पे -y भी था तो -y लिखना भूल गया मैं, -y और -z। तो ये, और आप अब इसको कंपेयर कर लो तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऑन कंपेयरिंग, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों, -x + z = 0, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई m की पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -x + z है। उसके बाद हम l की पावर्स को जोड़ लेते हैं। तो देखो l की पावर 3x + y + 2z, तो इक्वल्स टू यहाँ पे l की पावर कितनी है बच्चों, 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और आपकी t की पावर है -2x -y -z = कितना हो जाएगा बच्चों, t की पावर यहाँ 0 है तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। 3x - 2x तो कितना बचेगा बच्चों, x बचेगा। और आपके पास एक बार x आ गया और 2z - z क्या बचेगा बच्चों, +z। और 1 + 0 कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक। अब यहाँ पे x + z है और यहाँ पे -x + z है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, 1 को और 4 को। तो इक्वेशन 1 कितना है बच्चों, -x + z = 0 और इक्वेशन 4 कितना बच्चों, x + z = 1। इनको ऐड करोगे तो x और x कट जाएंगे, ये 2z आ जाएगा = 1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। तो हमें z की वैल्यू तो मिल गई, कितनी मिल गई बच्चों, 1/2, है ना। उसके बाद फिर z की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो -x + z = 0, तो z = x हो जाएगा। तो -x + z = 0, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -x। तो z की आपकी वैल्यू, सॉरी -x उधर जाएगा तो +x, मतलब z और x बराबर है तो z की वैल्यू हाफ है। तो आपकी x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 1/2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, आप किसकी वैल्यू डाल दो बच्चों, x और z की वैल्यू पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लेते हैं ना। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, -2x -y -z कितना था बच्चों, 0। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। तो 1/2 × 2, तो ये -2 × 1/2 और -y तो हमें निकालना है, और -z, और z की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 1/2 = 0। तो y उधर जाएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -1/2, और y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी -3/2। तो y की वैल्यू भी मिल गई -3/2। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि x की वैल्यू है 1/2, z की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है कितनी बच्चों, -3/2। और अब आप चाहें तो l को g, c और h के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो l के डायमेंशंस g, c और h के टर्म्स में कितना हो जाएगा बच्चों। तो देखो g की पावर x और x की वैल्यू है 1/2, c की पावर y की वैल्यू है -3/2, है ना बच्चों, -3/2। और h की पावर है z और z की वैल्यू भी 1/2। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि l की डायमेंशन g में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हाफ है, c में स्पीड ऑफ लाइट में -3/2 है और h में हाफ है, 1/2, है ना। तो इस तरीके से अगर उस समय, उस जमाने में MLT को फंडामेंटल ना मानते हुए अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c और प्लैंक्स कांस्टेंट को फंडामेंटल मान लिया जाता
और एल को डिराइव क्वांटिटी मान लिया जाता, तो एल के डायमेंशंस फिर इन फंडामेंटल के टर्म्स में ये होते हैं जी की पावर हाफ, सी की पावर -2, एच की पावर प्लस हाफ, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली उनको कर सकते हो, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, अब हमें डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन पढ़ना है ना। तो मैं लिमिटेशंस बता देता हूँ आपको कि ये डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज में नहीं आता है, और यूजेस तो कहाँ कहाँ यूज में आता है वो यूजेस में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो साइंटिस्टों ने चूज की थी। अगर उन 7 के अलावा उस समय किसी और क्वांटिटी को फंडामेंटल बोल देते तो वो फंडामेंटल हो जाती। तो जैसे कि अगर उस समय ये बोला जाता कि वेलोसिटी, मोमेंटम एंड आपका फोर्स, ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके बाद देखो आप लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, ये सब कैसी हो जाती बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर ऐसा बोल दिया जाता, अभी हमने किसको फंडामेंटल माना हुआ था, एमएलटी को, तो ये सब वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स ये सब क्या थी, डिराइव क्वांटिटी। लेकिन अगर इनको फंडामेंटल बोल दिया जाता तो फिर ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाती। वैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें फंडामेंटल किसी और को बना दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में जी, सी और एच को, और आपसे डिराइव क्वांटिटी पूछा गया, लेंथ को इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो। लेकिन याद रहे बच्चों, जब भी ऐसा सेट बनता है कि हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं और एमएलटी को डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं, उस सेट में तीनों आना चाहिए, एम, एल और टी। देखे जी, सी, एच में आपके तीनों आए थे, एम भी आया था, एल भी आया था, टी भी आया था। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता कि लेंथ के डायमेंशंस निकालो, अगर आप फंडामेंटल इनको मानते हो, लेंथ को, मास को और डेंसिटी को, और आपसे बोला जाता है कि वेलोसिटी को बताओ, वेलोसिटी के डायमेंशंस बताओ क्या होंगे, एल, एम और रो के टर्म्स में। लेकिन इसमें देखो बच्चों, एल में लेंथ आएगा, एम में मास अकेला आएगा और डेंसिटी में मास और लेंथ आएगा, तो इसमें टाइम तो आया ही नहीं। तो ऐसा सेट पॉसिबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऐसे सेट को ही हम फंडामेंटल मान सकते हैं जिसमें तीनों चीजें आए, एम भी, लेंथ भी और टाइम भी, है ना। तो इस तरीके के सेट को आप फंडामेंटल नहीं मान सकते, फिर वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा करना। तो सिर्फ ऐसे सेट्स को आप फंडामेंटल मान सकते हो, जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स में एमएलटी तीनों आ जाता है, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी आती है ना बच्चों, और आपका वेलोसिटी में लेंथ और टाइम तो आता ही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सेट्स को हम फंडामेंटल मान सकते हैं। अगर किसी और को फंडामेंटल मानना हो जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा है, तो उनको मानना चाहिए जिसमें एमएलटी तीनों आए। ऐसे सेट्स को हम फंडामेंटल नहीं मान सकते जिनमें एमएलटी में कोई गायब होगा, तो फिर वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला जो लिमिटेशन है वो ये बोल रहा है, दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट और प्योर नंबर्स। तो मैंने आपको कई बार बताया कि डायमेंशनलेस या कोई भी कांस्टेंट हो, डायमेंशनल कांस्टेंट भी हो, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देती ये जो मेथड डायमेंशनल एनालिसिस है। तो ये इसका क्या आ गया, ये क्या हो गया इसका लिमिटेशन, कि दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट और प्योर नंबर्स। फिर सेकंड लिमिटेशन है, दिस मेथड फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ये डायमेंशनल एनालिसिस आप तभी तक लगा सकते हो जब तक आपकी डिपेंडेंसी 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे होंगी। देखो हमने अभी इतने सारे प्रॉब्लम किए, उसमें चौथी फिजिकल क्वांटिटी थी नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, मास, वो डेंसिटी, मास और आपका मान के चलिए प्रेशर एंड आपका लेंथ, ऐसी 4 क्वांटिटी। तो आप सोचो इसमें ए, बी, सी, डी डालोगे, लेकिन इसमें एमएलटी आएगा, तो एमएलटी की पावर्स में जो होंगे वो 3 ही इक्वेशन बनाएंगे, एम के पावर को कंपेयर करके, एल के पावर को कंपेयर करके, टी की पावर कंपेयर करके। लेकिन ए, बी, सी, डी कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे बच्चों, 4, और 4 वेरिएबल्स को 3 इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, उसके लिए 4 इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि अगर डिपेंडेंसी 3 वेरिएबल से ज्यादा होगी तो फिर उसको हम सॉल्व
नहीं कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, क्योंकि इससे कितनी मैक्सिमम इक्वेशन बन पाएंगी, 4 3, और हमारे पास वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 4। तो इसलिए लिखा है दिस मेथड फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आपका थर्ड लिमिटेशन है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी जब आप आगे जाएंगे फिजिक्स पढ़ेंगे 11th में, तो कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलेज मिलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले मिलेंगे। वो सारे फॉर्मूले हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितने भी अभी तक मैंने आपको सवाल कराए, उन सवाल में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आए थे। फिर चौथा जो इसका लिमिटेशन है वो क्या है बच्चों, इट फेल्स टू डिराइव कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन का मतलब जैसे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ऐसी कई सारी इक्वेशंस होती हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस आता है, मतलब सम और डिफरेंस होता है। तो अगर सम और डिफरेंस वाली इक्वेशन है तो उनको डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं किया जा सकता। तो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस फॉर 2 और मोर टर्म्स, है ना, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे और सम और डिफरेंस होगा बीच में, तो ऐसे रिलेशन, ऐसे कंपोजिट रिलेशन को आप ड्राइव नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं जो प्रोडक्ट टाइप है। जैसे हमने डिपेंडेंसी बताई थी, आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया था, तो वो ड्राइव हो जाते हैं। प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे तो ड्राइव नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये इसका चौथा लिमिटेशन है। पांचवा लिमिटेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल एनालिसिस के दौरान किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप ये नहीं बता सकते कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस से आप कभी नहीं बता सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। सिक्स्थ जो इसका लिमिटेशन है एंड लास्ट लिमिटेशन है वो क्या है, दिस मेथड इनेबल अस टू चेक ओनली द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, नॉट इट्स ओवरऑल फिजिकल करेक्टनेस। तो ये याद करो बच्चों, ये मैंने आपको पहले बार में ही बताया था कि हम किसी भी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट हो, या ये भी हो सकता है कि वो फिजिकली करेक्ट ना हो। बट एक फिजिकली करेक्ट क्वेश्चन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इसलिए लिखा गया है कि ये मेथड जो होता है ये हमें डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए तो इनेबल करता है कि हम चेक कर पाए, लेकिन उसकी ओवरऑल फिजिकल करेक्टनेस हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाते हैं। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके कारण हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और डायमेंशनल एनालिसिस इन चीजों में फेल हो जाता है। तो इसके कुछ यूजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैंने आपको यूजेस भी पढ़ा दिया है और मैंने आपको लिमिटेशंस भी पढ़ा दिए। तो इस तरीके से ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो आपका पार्ट है ये यहाँ पे एंड होता है। बाकी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा।